बेस्ड ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, और आज का अपना टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो आप हेडिंग डाल देंगे मेरे साथ साथ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने एक मेटल की रॉड डिप करा दी। अब जिस मेटल की रॉड है उसी मेटल के आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और यहां पर जिंक की ही रॉड। तो जब किसी मेटल की रॉड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में हम डिप कराते हैं तो मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है और इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप लिख लेंगे, व्हेन अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन देन अ पोटेंशियल हैज बीन developed between metal rod and the solution. Then a potential difference has been developed between metal rod and the solution, and this potential difference is called electrode potential. Electrode potential, okay, जिसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट। यहां तक बात समझ में आ गया आपको। अब स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा तो ये भी समझ लेते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशन जिसमें कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन, ओके। कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। प्रेशर 1 बार इज द स्टैंडर्ड प्रेशर इन केस ऑफ गैस अगर कोई है तो प्रेशर 1 बार। अगर इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये भी लिख लेंगे, अंडर द अबव कंडीशन the electrode potential is called standard electrode potential और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम E नॉट से। E नॉट, ओके। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अपने को इतना ही जानना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है। तो उसमें पहला नंबर आता है नेचर ऑफ metal rod and its ion.
क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेटल और उसके आयनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन लेने पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया, यानी अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन लाओगे तो चेंज हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फोर्थ नंबर, प्रेशर इन केस ऑफ गैस। इन केस ऑफ गैस, अगर कोई गैस ली गई है तो प्रेशर। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वेरी करती है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इनमें से इस तरीके का क्वेश्चन इससे जनरेट किया जा सकता है। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लेंगे। इसके अंदर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है। कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर इन पर डिपेंडेंट है, और जो थोड़ा बहुत आपका डाउट अगर माइंड में थोड़ा बहुत भी है तो वो नस्ट इक्वेशन पढ़ने से अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको नस्ट इक्वेशन में मिल जाएंगी। अभी आपको सिर्फ ये फैक्टर्स लिखे हैं। ओके, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और क्या क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। और हमने जिंक और कॉपर का सेल यहां बनाया है, ये आप देख सकते हैं, पूरा सेल का डायग्राम मैंने बनाया है, इसी तरीके से आपको भी बना लेना है। तो जिंक कॉपर सेल के कॉम्बिनेशन को हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और डैनियल सेल नाम से बुला सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम नोट कर लेना है। हालांकि ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में भी बना होगा इसी तरीके से, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एक बार फिर बता दूं। स्टार्टिंग में तो मैंने बताया ही था आपको, फिर से एक बार आप समझ लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पहला पॉइंट आप यही लिख लेंगे, द सेल which convert chemical energy into the cell which convert chemical energy into electrical energy। ओके, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसका डेल्टा जी कैसा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब हुआ प्रोसेस इज फीजिबल। ये अपने आप होगा, प्रोसेस फीजिबल। अपने को सिर्फ इनिशिएट करके छोड़ देना है, अपने आप होता रहेगा। ओके, तो ये तो जानकारी हो गई सेल के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करता है जिसका डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जरा आप ये सेल की वर्किंग समझ लीजिए। तो सेल की वर्किंग में क्या है? मैंने एक साइड में, लेफ्ट साइड में
जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में पास किया, इसको हम बोलेंगे एनोडिक हाफ सेल। हमेशा लेफ्ट में एनोड होगा और राइट में कैथोड होगा। तो एनोडिक हाफ सेल आपको लेफ्ट में बनाना है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए आप इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं। तो या तो आप बोलो एनोडिक हाफ सेल या आप बोलो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। राइट में देख सकते हैं यहाँ पे कंपार्टमेंट है जिसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है और इसमें मैंने कॉपर की रॉड को डिप करा दिया है। तो कॉपर की रॉड डिप है किसमें? कॉपर सल्फेट में, और जिंक की रॉड डिप है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से पहले बताया भी था कि मेटल की रॉड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप कराएंगे तभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। तो इस वाले हाफ सेल को हम बोलेंगे कैथोडिक हाफ सेल या फिर रिडक्शन हाफ सेल। आप देख सकते हैं ये एक अलग हाफ सेल है और ये एक अलग हाफ सेल है। अब ये यू शेप का क्या है? ये है सॉल्ट ब्रिज। ये यू शेप का सॉल्ट ब्रिज है। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? और पहले जो 10th क्लास तक सेल पढ़ाए जाते थे उसमें तो नहीं पढ़ती थी, क्योंकि वहां पर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? बीकर के अंदर ही एक ही बीकर में कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा। जब कैथोड और एनोड दोनों होंगे तो आपको किसी भी टाइप के सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। आप सिर्फ एक मेटालिक कंडक्टर करंट कैरिंग वायर से उसको कनेक्ट कर देंगे और उससे क्या होगा? चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा। ओके, बट यहां जब आप दो हाफ सेल बनाओगे तो उन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए आपको सॉल्ट ब्रिज का सहारा लेना पड़ेगा। ये सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है? ये एक यू शेप का इन्वर्टेड ट्यूब होता है जिसमें कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में मोस्टली हमारा आयनिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉल्ट होता है, जैसे KCl, NaCl, KNO3, NaNO3। डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, एनोड और कैथोड की तरफ का। और वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो भरा होता है उसको सोक करते हैं विद अगर जेल। अगर जेल ना हो तो फिर जिलेटिन ले लेना है। तो अगर जेल या फिर जिलेटिन के साथ सोक होता है। इससे क्या होगा कि सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉल्ट है इसके आयन का ही माइग्रेशन होगा और किसी चीज का माइग्रेशन नहीं होगा। यहां पर हमने कॉटन वूल प्लग लगा रखा है। ओके, अब जिंक वाली जो रॉड है यहां से एक वायर निकाला और उस वायर को कनेक्ट कर दिया मैंने कॉपर वाली रॉड से, जिससे चार्ज फ्लो हो सके। और यहां पर मैंने वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, वोल्टेज कितना आता है इस सेल से ये जानने के लिए। ओके, तो अब मैं जरा आपको बता दूं क्या होने वाला है यहां पर। तो ये आपका एनोडिक हाफ सेल, ये कैथोडिक हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज और ये करंट कैरिंग वायर। पहले तो आपने डायग्राम बना लो, अब आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बता दूं, उसके बाद सेल की वर्किंग बताता हूं। तो अब आप हेडिंग डाल देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो किसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लेफ्ट में बनाना होगा एनोडिक हाफ सेल, फिर सॉल्ट ब्रिज को ऐसे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर कैथोडिक हाफ सेल। ये होता है किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन। जैसे इस पर्टिकुलर डैनियल सेल में अपने को क्या दिखाना है, तो देखिए यहां पर अपने को दिखाना है जिंक सल्फेट, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट ऑब्लिक कॉपर। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। इसको ऐसे अगर ना लिखना चाहें आप तो एक और तरीका है बताने का। वो क्या तरीका है? आप देखिए जिंक जाएगा Zn2+ में सल्फेट से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिंक गया Zn2+ में, सॉल्ट ब्रिज, और कॉपर आयन गया कॉपर में, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट वाला अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो हमेशा एनोडिक हाफ होता है और राइट वाले को हमेशा कैथोडिक हाफ बोलते हैं। यानी इधर वाले का ऑक्सीडेशन होगा और इधर वाले का
रिडक्शन होगा। ओके, तो ये तो हो गया किसी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम सेल के अंदर की वर्किंग समझते हैं। तो सेल के अंदर की वर्किंग समझनी है और साथ ही साथ हमें लिखना है एट एनोडिक हाफ। इन एनोडिक हाफ सेल ऐसे लिख लेते हैं, इन एनोडिक हाफ सेल। फिर कैथोडिक हाफ सेल में आ रहे हैं इसी तरीके से। चलिए देखते हैं। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा यानी कि चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। जिंक की रॉड को मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस किया, डिप करा दिया। तो इससे होने क्या वाला है, इससे जिंक की रॉड मेल्ट करने लगेगी। सर्किट कंप्लीट होते ही, उससे पहले कुछ नहीं होगा, सर्किट ब्रेक हो गया तो कुछ नहीं होगा। तो जिंक की रॉड मेल्ट करेगी और जिंक जाएगा Zn2+ में। तो इस रॉड में पहले जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज भी होगा, है ना। अब क्या होने वाला है कि यहां पर सब जिंक आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे। मैं अलग कलर के पेन से बना दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। तो ये जिंक आयन सॉल्यूशन में आने लग जाएगा और ये रॉड मेल्ट होने लग जाएगी। ओके, तो ये रॉड कैसी हो जाएगी, ऐसा होने से ये रॉड में अगर आप सोचो, अगर पॉजिटिव चार्ज सब बाहर भाग जाए तो रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो लिख लेंगे द जिंक रॉड become negatively charged। तो ये जिंक रॉड कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ओके, और जो इसमें एक्सिस में जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, किधर से किधर, एनोड से कैथोड की तरफ। ऐसा होने से क्या क्या होने वाला है, ऐसा अगर होगा तो जिंक की रॉड का मास डिक्रीज हुआ, और क्योंकि जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गया। अब आप सोचो, ये जिंक सल्फेट में भी तो Zn2+ और SO4 2- में होगा, तो जितना कैटायन उतना ही आयन, अभी तो न्यूट्रल था जब तक रॉड नहीं मेल्ट हुई। अब अगर जिंक आयन सॉल्यूशन में आने लग जाएगा तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो रॉड इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम तो वही है और ये आयन और आ गए तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। जिंक रॉड का मास डिक्रीज हो गया, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब आपको यह जानना चाहिए आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ती है, बिना सॉल्ट ब्रिज के क्यों नहीं ऑपरेट होता है। तो देखिए, जैसे ही ये जिंक की रॉड मेल्ट होगी तो ये रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और बाहर पॉजिटिवली चार्ज जिंक आयन आ जाएगा। तो इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज और रॉड के बाहर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसकी वजह से इस जिंक आयन का आगे मेल्ट होना बंद हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगा। तो जब तक बाहर जो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है वो हटेगा नहीं, तब तक जिंक और मेल्ट नहीं होगा, यानी सेल ऑपरेट स्टार्ट तभी करेगा जब बाहर का ये आयन खत्म होगा और एक्सेस के इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जाएंगे, तो ये सेल परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन अगर यहां पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई, यानी कि जिंक आयन सब सॉल्यूशन में तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया सॉल्यूशन और रॉड नेगेटिव चार्ज हो गई, और इस प्लस और माइनस के बीच में जो एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई है, इसकी वजह से सेल काम करना बंद कर देगा। तो हमारा सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसी चीज को खत्म करता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को फिनिश करता है। अब वो कैसे करता है वो भी आपको बताता हूं। इस सॉल्यूशन में पहले इधर का हाफ सेल अच्छे से समझ लेते हैं, इधर का समझ में आ गया तो इधर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फिर लिख लेते हैं। तो जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गया
तो अब आप देखेंगे रॉड पे तो नेगेटिव चार्ज हो गया, रॉड नेगेटिव चार्ज लिख भी दिया मैंने, और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में आ गए यहां से, तो उनको खत्म करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से एनायन मूव करेगा, यानी कि कौन मूव करेगा? क्लोराइड आयन मूव करेगा, Cl- मूव करेगा इधर। तो कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर एनायन मूव करेगा, और वो इसके बाहर जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, वो इसे खत्म कर देगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश होते ही जिंक की रॉड ऑर्बिट होने लगेगी, और एक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनोड से कैथोड जाने लग जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शनिंग। चलते हैं दूसरी तरफ, कॉपर वाली रॉड पे क्या हो रहा है। तो चलिए अब यहां पर समझते हैं। यहां पर क्या होने वाला है, ये कॉपर सल्फेट तो टूटेगा, Cu2+ और SO4 2-। कैथोड पे जस्ट उल्टा होने वाला है, कैथोड पे कॉपर आयन डिपॉजिट होने वाला है। कॉपर आयन कहां डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। इससे क्या होगा? देखिए यहां पर रॉड का मास डिक्रीज हो गया था, और यहां पर रॉड का मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पर रॉड का मास इंक्रीज हो जाएगा। अब रॉड में पहले जितना प्लस था उतना ही माइनस था, प्लस माइनस चार्ज बराबर चल रहा था। अब अगर Cu2+ आयन रॉड की तरफ माइग्रेट करेगा तो रॉड कैसी हो जाएगी? कॉपर रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। कॉपर रॉड कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बड़ी अजीब सी बात है कि कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन यहां पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन यहां नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो ये रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो अब कॉपर आयन सारा का सारा चला गया इस पे, इससे रॉड हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो सल्फेट ही तो बचा होगा यहां पर। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। दूसरा, Cu2+ आयन अगर उधर माइग्रेट कर गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज। वहां देखिए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा था, यहां सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो गया। वहां रॉड का मास कम हुआ था, यहां रॉड का मास बढ़ गया। ओके, अब जब ये रॉड में जो एक्सिस में जो पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, इनको न्यूट्रलाइज कैसे किया जा रहा है? ये जो एक्सिस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इससे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और जो बाहर का नेगेटिव आयन है, नेगेटिवली चार्ज एक्सिस में आ गया है, नेगेटिवली चार्ज जो बाहर का सॉल्यूशन है, उसके लिए यहां का पॉजिटिव चार्ज, सॉल्ट ब्रिज का पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन रही थी, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं लेंगे तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर यहां पर भी बन जाएगी। रॉड कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज, बाहर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो प्लस चार्ज की रॉड को नेगेटिव आयन घेर लेंगे, तो और मास डिपॉजिट ही नहीं होगा, यानी सेल काम करना वहीं बंद कर देगा। तो अगर सॉल्ट ब्रिज होगा तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फिनिश होने लगेगी। और इस तरीके से करंट फ्लो किया और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये है हमारा कंप्लीट वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। इसको नोट कर लेंगे। और अब आपको यहां पर लिखना क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है आपको। जैसे एनोडिक हाफ सेल में क्या हुआ, तो यहां आप देख के ही बता सकते हैं। जिंक रॉड will melt, that is mass of zinc rod decreases, पहला पॉइंट। दूसरा, concentration of zinc sulfate solution will increase, concentration of zinc sulfate solution will increase। जिंक की रॉड मेल्ट कैसे हुई? जिंक गया Zn2+ में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहां हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पे, एनोडिक हाफ। ओके, और क्या यहां पर ऑब्जर्व किया आपने एनोडिक हाफ में?
एनोडिक हाफ में आपने और क्या ऑब्जर्व किया, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मूव टुवर्ड्स कैथोड। तो ये भी लिख लीजिए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से पहला पॉइंट लिख ले, पहले तो ये लिख लेंगे रॉड कैसी हो गई, ड्यू टू विच जिंक रॉड become negatively charged। हमारा एनोड कैसा हो गया है, नेगेटिवली चार्ज। ओके, क्योंकि जिंक आयन सारा का सारा कहां आ गया, सॉल्यूशन। और अब लिख लेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड यानी कि जिंक रॉड टू कैथोड यानी कि कॉपर रॉड। एनोड से कैथोड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। ओके, सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिव आयन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। Excess of positive charge present in the solution will be neutralized by negative ion of chemical substance present in salt bridge। तो इतनी चीजें अपने को देखने को मिली कहां पर, एनोडिक हाफ सेल में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कैथोडिक हाफ सेल की। तो यहां तक आप पहले नोट कर लेंगे, मैं डायग्राम इरेज नहीं कर रहा हूं इसलिए एनोडिक हाफ के ऊपर ही फिर से इरेज करके कैथोडिक हाफ लिख देता हूं। तो अब हम बात करते हैं कैथोडिक हाफ सेल। तो कैथोडिक हाफ सेल में क्या होगा, देखिए बस इसी में रिवर्स लिखते जाना है। जैसे जिंक रॉड विल मेल्ट, तो कॉपर रॉड गेन सम मास, तो मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज हो गया। ओके, कॉपर रॉड गेन सम mass of copper rod increases। दूसरा पॉइंट, तो यहां देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इंक्रीज हो गया था, तो यहां पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल डिक्रीज, क्योंकि कैटायन तो सारा का सारा भाग गया रॉड पे, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे यहां पर सेल रिएक्शन दिखाया गया, यहां पर भी आप दिखा दीजिए, Cu2+, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड। ओके, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कॉपर में डिपॉजिट हो जाता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यहां पर देखेंगे ड्यू टू विच जिंक रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज, तो यहां पर भी सेम, ड्यू टू विच कॉपर रॉड
become positively charged. कॉपर रॉड कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा था? एनोड वाले में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो ये पॉइंट तो कॉमन है दोनों के लिए। एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, हाँ यहां पर जो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो माइग्रेट, वो न्यूट्रलाइज हो रहा था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में एनायन के माइग्रेट होने से। तो यहां पर भी लिख लेंगे जो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज present in the solution is neutralized by positively charged ion present in salt rich। बिल्कुल वही लैंग्वेज आप लिख लीजिए। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या हो गई? रिमूव हो गई। यही सब फंक्शनिंग है सॉल्ट ब्रिज की। आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, टू मेंटेन the cell, to neutralize the cell, to complete the circuit, to remove the electrical double layer। ओके, तो ये एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल की में क्या क्या होगा उनकी वर्किंग के बारे में हो गया। अब जरा हम समझ लेते हैं सेल रिएक्शन के बारे में। तो मैं नीचे इरेज कर रहा हूं। अब हम सेल रिएक्शन के बारे में समझ रहे हैं। ओके, यहां तक तो पूरा ही नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं पूरा ही इरेज कर देता हूं। तो चलिए देखिए सेल रिएक्शन क्या है। तो जिंक की रॉड का क्या हुआ? Zn2+ बनाया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहां पर हो रहा था? एनोड पे। ओके, ये एनोड पे हो रहा था, बल्कि अब इधर लिख लीजिए, एनोड पे हो रहा था। और कैथोड पे क्या हो रहा था? ये एनोडिक हाफ सेल हो गया और ये कैथोडिक हाफ सेल पे क्या हो रहा था? Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा कॉपर पे, जिंक सॉलिड, ये कॉपर सॉलिड। आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा नेट सेल रिएक्शन। वो क्या हो गया? Zn+ Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। Zn+ Cu2+ gives us Zn2+ + कॉपर। आप देख सकते हो जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक। तो जिंक क्या होगा? ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या होगा? रिड्यूस। तो कॉपर नहीं, कॉपर आयन होगा रिड्यूस। ओके, अब आपको कुछ बातें और बता देता हूं, इसका ईएमएफ कितना होगा। तो यहां पर आप देखो, जिंक से Zn2+ जाने में E0 ऑफ जिंक बाई Zn2+ ये होता है प्लस का 0.76, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP -0.76 होता है। तो इसका SOP कितना होगा? ये इसको आप क्या बोलोगे? SRP, SOP सॉरी, SOP है ना। और कॉपर का रिडक्शन तो E0 ऑफ Cu2+ बाई Cu, यही तो हुआ है, यहां रिडक्शन हुआ है। जो हो रहा है वही वैल्यू चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, और रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये होता है प्लस का 0.34, और ये क्या है हमारा? SRP। आप इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए जैसे आपने इसको ऐड किया है, तो ये E0 सेल आ जाएगा और ये आ जाएगा 1.01 वोल्ट। ओके, यानी कि आपने E0 ऑफ द सेल निकालने के लिए क्या किया? आपने यहां पर SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड को ऐड कर दिया, जिससे आपका E0 ऑफ द सेल निकल आएगा।
यहां तक बात आपको समझ में आ गई। हालांकि ई नॉट निकालने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा क्या तरीका है, ई नॉट ऑफ द सेल, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज करते जाइएगा न्यूमेरिकल में। आगे न्यूमेरिकल में ऐसे ई नॉट निकालना पड़ेगा आपको एसओपी या एसआरपी वैल्यू दे दिया जाएगा और आपको ई नॉट ऑफ द सेल निकालना होगा। तो ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये भी वैल्यू एसआरपी होनी चाहिए और ये भी वैल्यू एसआरपी होनी चाहिए। ओके, तो ये भी एक तरीका है ई नॉट ऑफ द सेल निकालने का। चलिए देखते हैं क्या वही आता है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस बाई जिंक, अब आप देखिए एसओपी कितना है प्लस 0.76, तो ये कितना होगा माइनस 0.76। अपने को यहां पर एसआरपी ही वैल्यू चाहिए, यहां वाले में क्या था, एक एसओपी एक एसआरपी। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे एसओपी चाहिए, जिसका रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे एसआरपी चाहिए, उन दोनों को जोड़ दो। या फिर दूसरा तरीका कि मुझे एसआरपी ही चाहिए, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड ये लिखना है। और ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर का कितना होता है, कॉपर आयन का ये होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। चलिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे ई नॉट निकालना है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैथोड कहां है, तो कैथोड कौन सा होता है, अभी आप सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में आपने लिखा था जिंक बाई Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस बाई कॉपर Cu2 प्लस बाई कॉपर। यहां एनोड होता था और यहां पर कैथोड होता था। तो कैथोड का मतलब कौन सा वाला, जिंक वाला नहीं, कॉपर वाला। तो कॉपर आयन वाले का एफआरपी वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो एनोड कौन है, जिंक वाला, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर भी चाहिए, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 0.76। अब आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे भी करोगे आंसर तो सेम आएगा, अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर भी सही होगा। तो ई नॉट ऑफ द सेल चाहे आप ऐसे निकाल लो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या फिर ऐसे निकाल दो, एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो एसओपी प्लस कैथोड पे रिडक्शन है तो एसआरपी, दोनों को ऐड करो। तो ये हो गया सेल रिएक्शन निकालना, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये सेल हमें कितना ईएमएफ जनरेट करके देगा, 1.01 वोल्ट, 1.01 वोल्ट। ओके, तो इस गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर में फ्लक्चुएशन होगा, रीडिंग आ जाएगी 1.01 वोल्ट। ये इस सेल का ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, नोट कर लेंगे इसको भी, नोट कर लिया। बाकी रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज वो तो मैंने आपको बता ही दिया, आप लिख लो रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, आप लिखते जाना। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, इट इज एन यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब, पहले होता क्या है वो तो लिख लें। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब filled with inert electrolyte. Mostly it is strong ionic salt like KCl, NaCl, NaNO3, KNO3, etc. which is soaked with a colloidal solution called agar-agar gel or gelatin. अब इसकी फंक्शनिंग क्या है, तो अब इसके आगे फंक्शनिंग लिख लेंगे। इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट, इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द सेल। न्यूट्रलाइज द सेल का मतलब टू रिमूव इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, पूरा लिख लीजिएगा। इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द सेल, टू न्यूट्रलाइज द सेल, इट इज यूज्ड टू अवॉइड पोलराइजेशन, इट इज यूज्ड टू अवॉइड पोलराइजेशन। ओके, तो ये है रोल सॉल्ट ब्रिज का, नोट कर लिया आपने। अब एक आखिरी पॉइंट
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ the Daniell cell, if this Daniell cell is connected through external battery, then अगर इस सेल को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दूं, तो क्या होने वाला है? तो फिर ऐसे में तीन केस होने वाले हैं। देखिए अब वो तीन केस क्या है? तो पहला है, अगर ई एक्सटर्नल छोटा है ई सेल से, यानी वो जो आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है वो 1.01 वोल्ट से कम की लगाई है, और ई सेल आपका ज्यादा है अभी भी ई नॉट सेल से, ई नॉट सेल ज्यादा है ई एक्सटर्नल सेल से। तो ऐसे में क्या होगा? सेल विल कंटिन्यूअसली वर्किंग या ऑपरेट, सेल विल कंटिन्यूअसली वर्किंग। लेकिन अगर आपने बाहर जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई है, अगर वो ई नॉट सेल के बराबर हुआ, 1.101 की वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया आपने पूरे को, तो क्या होगा? सेल विल स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देगा। ओके। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ द सेल, अगर एक्सटर्नल सोर्स जो आपने लगाया है, जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई है, वो अगर इसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उससे ज्यादा है, तो अगर ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ द सेल, तो ये सेल रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स डायरेक्शन में काम करना चालू कर देगा, यानी फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करना लगेगा। तो सेल विल ऑपरेट लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सभी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और फिर ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म करने लगेगा। तो अगर एक्सटर्नल बैटरी आपने जो लगाई है वो ई नॉट ऑफ द सेल से बड़ी निकली, तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट ब्रिंग केमिकल चेंज। तो जो केमिकल चेंज होगा, जैसे जिंक की रॉड अभी मेल्ट हो रही है, तो जिंक की रॉड पे यहां पर मास आने लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा पूरा, एनोड से कैथोड में, एनोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कैथोड एनोड की तरह बिहेव करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की तरह परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट डैनियल सेल। अब इसके बाद अपने को अगला टॉपिक पढ़ना है नस्ट इक्वेशन। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए पूरा। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। तो हेडिंग डाल देंगे नस्ट इक्वेशन। आपने 12th में पढ़ा भी होगा, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। अभी पूरा डिराइव नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ मेन पॉइंट नस्ट इक्वेशन के क्या है वो समझ लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बाय थर्मोडायनेमिक्स। By thermodynamics, we can write, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 nRT log Q। एल लिखता तो सिर्फ nRT देता। ओके, तो ये एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 nRT log Q। ओके, जहां पर डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, आर गैस कांस्टेंट आपको पता ही है, टी टेम्परेचर और क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट। ओके, अब उसी थर्मोडायनेमिक्स में ही 11th क्लास में आपको बताया था कि गिब्स एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क डन का क्या मतलब होता है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, और W इलेक्ट्रिकल जो कि W यूजफुल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, यानी कि डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम will give इलेक्ट्रिकल वर्क डन और मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क डन। हाँ, यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आपको कभी बोला जाए W मैक्स कितना होगा, तो वो होगा माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट, माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट। और W इलेक्ट्रिकल किसके बराबर होगा, तो होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना, n फैराडे, n फैराडे चार्ज किसी में पास किया जा रहा है। ओके, और पोटेंशियल कितना, E, EMF ऑफ द सेल। तो W इलेक्ट्रिकल किसके बराबर होता है, NFE सेल। तो डेल्टा G किसके बराबर हो जाएगा, माइनस NFE सेल। तो डेल्टा G नॉट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस NFE नॉट ऑफ द सेल। ओके, माइनस NFE नॉट ऑफ द सेल। तो W मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू NFE नॉट ऑफ द सेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जैसे इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर रखा है, इसी तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लीजिए। ओके, अब देखिए आप डेल्टा जी की जगह क्या लगा सकते हैं, माइनस NFE से, और डेल्टा जी नॉट की जगह क्या लगा सकते हैं, माइनस NFE नॉट से। ठीक है, तो यही सारी ये इक्वेशन 2 और 3 को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी की जगह पर बन जाएगा माइनस NFE सेल इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट ऑफ द सेल प्लस 2.303 nRT प्लस 2.303, सॉरी 1 मोल के लिए होगा, तो 2.303 RTL log Q है ना। तो यहां पर आ जाएगा, n नहीं आएगा, तो 2.303 RT log Q। अब यहां पर NF से डिवाइड कर दीजिए, तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, यानी माइनस NF से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस का 2.303 RT अपॉन NF log Q। ये जो वैल्यू आती है यहां पर 1 मोल के लिए आता है, तो n की वैल्यू यहां पर क्या हो गया, 1। ओके, तो ये 1 मोल के लिए डिफाइन, तो आप लिखो या ना लिखो एक ही चीज, 2.303 RT log Q। तो ये आ गया E सेल इज इक्वल टू दिस, ये तो एक जनरल फॉर्मेट आ गया। ओके, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। अब आप देखिए, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि आपने यहां नॉट तो लगा ही रखा है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, T है 298 केल्विन टेम्परेचर, F है 96,500 कूलम, R की वैल्यू MKS सिस्टम में लेना है तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ओके, R, T और F डिफाइन है, N डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर। अगर ये सारी वैल्यूज आप लगा दोगे तो क्या आने वाला है, तो देखिए E सेल इज इक्वल टू आ जाएगा E नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303, फिर R 8.314, फिर T 298 अपॉन N और F की जगह 96500।
log of Q। ओके, तो ये E सेल इज इक्वल टू आएगा E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n होता है, जिसको आप राउंड ऑफ करके 0.06 भी लिख सकते हो। 0.06 अपॉन n log Q। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड is considered to be unity। वन मान लेंगे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को। अब ये एक्टिविटी कहां आएगा, ये आपका रिएक्शन क्वेश्चन है ना, तो जब आपको सेल मिलेगा, अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर बेस्ड, तो सेल रिएक्शन बनाओगे, और जब आप सेल रिएक्शन बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n, और ये log Q की जगह क्या लिखोगे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो यही एक्टिव मास बताएगा। तो अगर रिएक्शन में कोई प्योर सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन होता ही नहीं है, यूनिटी मान लिया जाता है, या प्योर लिक्विड है तो यूनिटी मान लेंगे। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे वही लिए जाएंगे, या अगर कोई गैस यूज हो रही है तो उसका प्रेशर लिया जाएगा। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन कंप्लीटेड। ओके, आपको ऐसे लगाना है, और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो RT अपॉन F की वैल्यू कुछ दे देगा कोई कांस्टेंट में, तो आप वो भी यूज कर लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन नंबर 5, और ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन नंबर 6। तो ये है हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। ओके, नोट कर लेंगे। अब एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन और समझ लीजिए, यहां पर एट इक्विलिब्रियम, फिर नोट कीजिएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है, एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G बराबर 0 होता है, और डेल्टा G बराबर होता है माइनस NF E सेल। इसका मतलब कि E सेल भी क्या हो जाएगा, 0। तो जरा लगा दीजिए यहां पर, तो E सेल इज इक्वल टू था E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n log Q। अब अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो E नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.06 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम आने पर अगर डेल्टा G 0 होगा, डेल्टा G बराबर NF E सेल है माइनस NF E सेल है, E सेल 0 हो जाएगा, तो Q क्या बन जाएगा, K इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा। Q तो K इक्विलिब्रियम आ जाएगा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम छोड़ दिया जाए तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो क्या कहलाता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, और इक्विलिब्रियम पे वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये K इक्विलिब्रियम आ गया। तो अब यहां से हम K इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, log K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट सेल इनटू n डिवाइडेड बाय 0.06। और देखिए 0.06 की जगह पर आप RT अपॉन F भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप यूज कर रहे हैं, 2.303 RT अपॉन F, ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको लेना है K इक्विलिब्रियम, तो लिखना K इक्विलिब्रियम है, तो K इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग, तो 10 टू द पावर ऑफ n into E नॉट सेल अपॉन 0.06। ये वैल्यू अगर आपको दे दी जाएगी तो आपके इक्विलिब्रियम भी बता देगा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, और अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नेक्स्ट इक्वेशन, यहां तक नोट करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, और इस एक क्वेश्चन से हम कई सारे पार्ट सॉल्व करेंगे और कई सारी चीजों को एक ही क्वेश्चन से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे, फॉर द सेल Al सॉलिड, यहां पर F लिखना है आपको, Al सॉलिड गया Al3+ में, Al3+ में उसका मोलैरिटी दिया है 0.01 मोलर। आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सॉल्ट ब्रिज Na2+ Ni, और Na2+ का भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 मोलर। ओके, E नॉट ऑफ Ni by Ni2+ यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.25, और E नॉट ऑफ Al3+ by Al -1.66 वोल्ट।
ओके, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट सेल रिएक्शन पहला, ई नॉट ऑफ द सेल दूसरा, थर्ड है ई सेल ईएमएफ ऑफ द सेल, और फोर्थ पार्ट है मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क यानी डब्ल्यू मैक्स, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क। ओके, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, और आप भी सोचिए कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो सेल लिखा है Al सॉलिड, Al3+ में गया 0.01 मोलर, सॉल्ट ब्रिज Na2+ 0.001 मोलर बाई Na सॉलिड। इसका मतलब ये वाला होगा एनोड और ये वाला होगा कैथोड, है ना। तो सबसे पहले अपने को सेल रिएक्शन लिखनी है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो पहले पार्ट का आंसर मैं लिख दे रहा हूं, Al जाएगा Al3+ में और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जबकि देखा जाए Ni जाए Ni2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ni में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी 2Al plus 3Ni2+ gives up 2Al3+ और साथ में 3Ni। ये हो गया हमारा नेट सेल रिएक्शन। नोट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं ई नॉट सेल की, तो अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, तो कैथोड कौन है सेल, देखिए ये कैथोड है, यानी एसआरपी वैल्यू ई नॉट ऑफ Ni2+ बाई Ni माइनस ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम वाला, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, अगर वही लगा दें तो ई नॉट ऑफ Al3+ बाई Al। तो Ni2+ बाई Ni की वैल्यू कितनी है, Ni बाई Ni2+ की वैल्यू दी गई है, तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस का 0.25। एसओपी और एसआरपी हमेशा मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। मुझे Ni2+ बाई Ni चाहिए, तो माइनस का 0.25 हो गया, और Al3+ बाई Al तो गिवन ही है उसी तरीके से, तो माइनस का 1.66, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.66 माइनस 0.25, 1.66 माइनस 0.25। ओके, तो कितना बन गया हमारा 1.41 वोल्ट। ये आ गया हमारा दूसरे पार्ट का आंसर। ओके, नोट कर लेंगे। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए अपने को नेक्स्ट इक्वेशन ही लगाना है, तो E cell is equal to E naught of cell minus 0.06 by N log Q। ओके, अब आप देखिए E naught सेल तो आपने लिख रखा 1.41 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है या नहीं, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 log Q। तो अब आप इसके Q देखने के लिए आपको सेल रिएक्शन देखना पड़ेगा, तो आप प्रोडक्ट में देखिए ये प्योर सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए यूनिटी, ये Al सॉलिड है तो यूनिटी, Al3+ और Ni2+ देखें तो Al3+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, Al3+ का कंसंट्रेशन दिया है 0.01, 0.0 का 1 का मतलब 10 to the power -2 की पावर कितना आ जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाय यहां पर Ni2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10 to the power of -3 की पावर 3। तो ये है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.41 माइनस 0.01 लॉग, ये हो गया 10 to the power -4 और ये हो गया 10 to the power -9, तो ये ऊपर जाएगा 10 to the power 5 हो जाएगा, और 10 to the power 5 को आप क्या लिख सकते हैं 5 log 10, तो 1.41 माइनस 0.05 log 10 is equal to 1। ओके, तो 1.41 माइनस 0.05 ये आ गया, तो कितना बन गया 1.36, ये आ गया हमारा ई सेल, ये नोट कर लेंगे। ये हो गया थर्ड पार्ट। ओके, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, डब्ल्यू मैक्स, और डब्ल्यू मैक्स क्या होता है माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट।
माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, तो ये तो प्लस में आ जाएगा ना, डेल्टा जी की वैल्यू तो खुद होती है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बन जाएगा n 6 f इंटू ई नॉट, तो ई नॉट ऑफ द सेल कितना दिया 1.41, ओके, और f की वैल्यू भी आप ओपन कर सकते हैं, तो 6 इंटू 1.41 और इंटू, या तो f में ही रहे फॉर्मूला, ओके, तो अगर f में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे, ये 8.46 f, ओके, डेसिमल जूल, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, और या फिर आप लिख दीजिए 8.46 इंटू 96,500, तो ये इतना जूल आ जाएगा फैराडे, f की वैल्यू कितनी है 96,500, तो आप 96,500 इंटू 8.46 करेंगे तो आंसर आएगा 816.39 किलो जूल, 10 टू द पावर 3 जूल था तो मैंने इसको किलो जूल कर दिया, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लेते। ओके, तो इस एक क्वेश्चन से हमने सारी चीजें सीख ली, तो अब ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब आप नोट करके एक स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिए, जो कि पीछे नेक्स्ट इक्वेशन में ही बतानी थी, तो मैं आपको यहां बता देता हूं। तो वो क्या है, अगर कोई ये पूछे थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो आपको बताया था ईटा, वो तो करंट एफिशिएंसी था, ये थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी क्या होता है, तो ये होता है डेल्टा जी बाई डेल्टा एच, जहां पर डेल्टा जी एंथैल्पी, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज, तो ये हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एमएफ ई सेल बाई डेल्टा एच, और अगर कोई स्टैंडर्ड थर्मोडायनामिक पूछे तो डेल्टा जी नॉट बाई डेल्टा एच नॉट हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। और अब हम चलते हैं एक स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, तो हेडिंग डाल देंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, रिलेशनशिप between standard relationship between standard electrode potential of a metal, relationship between standard electrode potential of a metal ion in different ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एक्चुअल में देखिए इसमें हम करने क्या वाले हैं, हम यहां पर डेल्टा जी और ई नॉट के बीच में रिलेशन ढूंढकर एक आयन का ईएमएफ और दूसरे आयन के ईएमएफ को एक दूसरे से लिंक करने वाले हैं। तो आप इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, आप इसको एग्जांपल से समझिए। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, Fe2 plus by Fe, E naught of Fe2 plus by Fe, अगर ये आपको दे रखा है x वोल्ट, इसीलिए मैं ऐसे वेरिएबल्स यूज कर ले रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। E naught of Fe3 plus by Fe ये दे रखा है y वोल्ट, और E naught of Fe3 plus by Fe2 plus ये आपको दे रखा है z वोल्ट। ओके, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लीजिए आप। देन फाइंड द रिलेशनशिप among x, y and z। x, y और z के बीच में रिलेशनशिप बताना है। चलिए सोचिए इसको जल्दी से कैसे करना है। तो आप एक सीरीज बना लो, कैसी, Fe3 प्लस गया Fe2 प्लस में और Fe2 प्लस गया Fe, ऐसी सीरीज। ओके, तो आप देखो Fe2 प्लस बाई Fe, यहां पर आपको x वोल्ट दे रखा है, ओके, और Fe3 प्लस बाई Fe
यहां पर आपको y वोल्ट दे रखा है, ओके। और Fe3 प्लस बाई Fe2 प्लस यहां पर आपको z वोल्ट दे रखा है। तो आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन x y z। अगर आप ये सोच रहे हैं कि x प्लस z बराबर y होता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ईएमएफ आपको आप सीधा सीधा है ना ऐड नहीं कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना है। तो जैसे यहां पर आप डेल्टा G1 मान लीजिए और यहां पर आप डेल्टा G2 मान लीजिए, ओके, और यहां पर आप डेल्टा G मान लीजिए। तो अब आप क्या लिख सकते हो वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन यही तक था, ओके। यहां से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। हो सकता है ऐसा लिख के भी आ जाए तो आपको यहां पर वैल्यू दे देगा, ऐसे भी कह सकता है और अलग से वैल्यू दे दे। तो अब आप देखो यहां पर आपको डेल्टा G1 डेल्टा G2 दिया हुआ डेल्टा G, तो आप क्या लिख सकते हो, ऐड क्या हो सकता है, तो डेल्टा G बराबर हो सकता है डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G। ये होता है गिब्स एनर्जी चेंज जो होगा वो इसका और इसका एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का सम इसके बराबर हो जाएगा। अब डेल्टा G की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस एन एफ और ई सेल, तो माइनस एन एफ ई सेल और माइनस एन एफ ई सेल कितना दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, अब आप यहां देखिए यहां पर डेल्टा G1 कितना, अच्छा n कितना है, यहां से यहां जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 3, तो n की जगह भी आप साथ ही साथ लिखते जाओ 3 f इंटू वाई। अब यहां आ जाओ डेल्टा G1 यानी ये वाला, तो माइनस n कितना है, 3 प्लस से 2 प्लस यानी 1 f इंटू z प्लस डेल्टा G2 ये रहा माइनस n कितना है 2 f इंटू y इंटू सॉरी x, y तो यहां था ना। अब आप देखो यहां से पहली चीज तो माइनस भी कैंसिल हो रहा है और दूसरी चीज f भी कैंसिल हो रहा है, तो अब आप साफ साफ लिख दो, क्या लिख सकते हो, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस z, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस z/, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं वो भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड, और ये नेक्स्ट इक्वेशन नहीं बल्कि रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी पर बेस्ड है डेल्टा G और E का रिलेशन। तो देखिए E नॉट ऑफ OCl माइनस बाई Cl माइनस x वोल्ट दिया है और E नॉट ऑफ Cl माइनस बाई हाफ Cl2 y वोल्ट दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है E नॉट ऑफ OCl माइनस बाई हाफ Cl2, E नॉट ऑफ OCl माइनस बाई हाफ Cl2 आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर OCl माइनस से Cl माइनस गए और Cl माइनस से हाफ Cl2 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि OCl माइनस से Cl माइनस और यहां से हाफ Cl2, ये दे रखा है x वोल्ट और ये दे रखा है y वोल्ट, और आपको इसका पूछा जा रहा है E नॉट क्या हो। तो देखिए ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बन गया। अब आप जरा इंडिविजुअल रिएक्शन पर भी जाओ, तो OCl माइनस से क्या बनेगा, Cl माइनस और O2 माइनस। ऐसा करने के लिए यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो आप यहां चले जाएंगे, यानी OCl माइनस से Cl माइनस ऐसे आता है। ये E नॉट आपको दे रखा है x वोल्ट, इसका यहां पर इसका E नॉट आपको x वोल्ट दे रखा है, और अगर मैं इसको डेल्टा G1 मान लूं यहां पर, और ये डेल्टा G2 मान लूं और इसको डेल्टा G मान लूं, तो ये आपका डेल्टा G1 हो जाएगा माइनस n की जगह कितना हो जाएगा 2f इंटू x माइनस 2fx। ठीक इसी तरीके से Cl माइनस जाता है हाफ Cl2, तो Cl माइनस हाफ Cl2 में अगर आप लेके जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां करना पड़ेगा। इसका E नॉट आपको दे रखा है y वोल्ट,
लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा -1f इंटू वाई। अब आप देखिए अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आप ऐड कर पाओगे, लेकिन आपको उस टाइम पे यहां 2Cl माइनस हो जाएगा। जैसे मैं आपको ऐड करके दिखाई देता हूं, अगर आपने इस पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो OCl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, OCl माइनस यहां 2Cl माइनस और ये 1Cl माइनस, तो हो गया Cl माइनस। यस सर, ये हो गया Cl2 2 से मल्टीप्लाई होने पर। ओके, ये तो कैंसिल ही हो गया और साथ में आ गया O2 माइनस। अब आप सोच रहे हो अगर कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके x + 2y लिख दूं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है सर, आपसे पूछा गया OCl माइनस गया हाफ Cl2 में, आप क्या निकाल रहे हो, OCl माइनस गया Cl2 में, तो ये मत करना। तो आपका आंसर x + 2y नहीं आएगा, आपको यही लाना है। अब आप ये देखो कि यहां से यहां जाने पर कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, तो यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2 का हुआ है, और यहां Cl माइनस से हाफ Cl2 जाने पे 1 का हुआ है। ओके, तो यहां से यहां जाने पर कितने का चेंज होगा, यानी इसकी रिएक्शन आपको अलग से बनानी होगी। तो ये जो अलग से आप रिएक्शन बनाओगे, समझ में आ गया ना, इसको ऐड नहीं करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये 2 हटा देते हैं, सब ऐसे लिख देंगे आप, 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब बात करते हैं कि OCl माइनस, ये तो पहली रिएक्शन हो गई, ये दूसरी रिएक्शन हो गई, तीसरी रिएक्शन में बताने जा रहा हूं OCl माइनस से हाफ Cl2 कैसे पहुंचेंगे। तो OCl माइनस से आप हाफ Cl2 पहुंच जाएंगे, Cl1 हो गया, साथ में यहां पर क्या करना पड़ेगा, O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा O। अब यहां 2 माइनस है तो आपको यहां पर साथ में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना, यानी इस प्रोसेस में OCl माइनस से हाफ Cl2 जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना आता है, 1 का। अब आप लिख लो डेल्टा G, इसका E0 आपसे पूछा जा रहा है और इसका डेल्टा G ये हो गया माइनस का 1f इंटू E0। तो अब आप लिख सकते हो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो डेल्टा G के लिए हो गया -1f E0 ऑफ द सेल, ये तो निकालना है आपको E0 ऑफ द सेल। और डेल्टा G1 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो डेल्टा G1 -2fx। डेल्टा G1 आप यहां से देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, -nfx वोल्ट प्लस डेल्टा G2, तो डेल्टा G2 यहां से आ रहा है तो -1f इंटू y, वो तो आपने यहां पर लिख भी रखा है। तो अब यहां से f तो कैंसिल हो गया और माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया E0 सेल बराबर 2x + y। तो सही आंसर है 2x + y। और अगर आप ऐड कर देते तो क्या आ जाता है, x + 2 है, जो कि गलत आंसर होता जब Cl2 के लिए पूछता। ओके, तो ये नोट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।